Hello, everyone. So, this is our second podcast in the series of connecting with our customers. So, today we have a prestigious guest, Mrs. Meenakshi Sharma. So, I welcome you, ma'am. So, हमारा मिलने का रीजन बहुत ही अलग है. She has been our customer since a long time. बट आज का ओकेजन बहुत स्पेशल है बिकॉज ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लॉन्च करी है. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू Thank you so फॉर much. लॉन्चिंग योर फर्स्ट बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें यही शेयर कीजिए कि आप कैसा फील कर रही है अपनी फर्स्ट बुक लॉन्च करके. लाइक जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, हमारी ड्रीम होती है, तो हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस अलग होता है. कुछ लोग को रोना आता है, कुछ लोग मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि जो मैंने सोचा था वो अचीव भी कर लिया, समझ नहीं आता है. तो आपके साथ वो कौन सा स्टेट था जब आपने अपनी फर्स्ट बुक लॉन्च करी? सबसे पहले तो मैं आव्या को शुक्रिया करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया. हाँ, मैं उनकी कस्टमर काफी टाइम से हूँ, लेकिन आज वाकई एक स्पेशल ओकेजन है क्योंकि जो फर्स्ट बुक का एक जो ड्रीम किसी भी ऑथर के लिए मेरे ख्याल से सबसे स्पेशल होता है जब पहली बुक सामने आती है. तो जब पहली बुक हाथ में थी, जिस तारीख पे सोचा था पहले तो लग ही नहीं रहा था कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन शाम होते होते जब वो किताब उसी तारीख पर मेरे हाथ में थी तो मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं थे, या मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी, ना मैं बहुत खुश हो पा रही थी, या शब्द नहीं थे उस खुशी को बयान करने के लिए. लेकिन वाकई जब उसको हाथ में उठाया, उस किताब को रैपिंग हटाई और हाथ में लिया, तो एक अंदर से एक ब्लिसफुलनेस की फीलिंग थी. एक अंदर से ईश्वर को बस थैंक यू कर रही थी मैं कि जो सोचा था मैंने, जो मैनिफेस्ट किया था वो पूरा हो गया. आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो? मैनिफेस्ट मतलब आप अगर कोई स्वप्न आपका है, कोई ड्रीम है, कुछ आप पाना चाहते हो, तो आप सारी उस सिचुएशंस को कैसे विजुअलाइज करते हो, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ. सो आई थिंक दैट गेट्स मैनिफेस्टेड. तो शायद ये बुक मेरा क्योंकि बहुत पुराना सपना था, तो जब ये इसको मैंने लिखना शुरू किया और फिर एक जब डेट डिसाइड होगी तो शायद मेरे इमोशंस कनेक्ट हो गए इस बुक के साथ. तो आई थिंक यही था कि पूरे यूनिवर्स भी मेरे इस ड्रीम को पूरा करने में लग गया. दैट इज हाउ इट इज. एनीथिंग इज मैनिफेस्टेड इन, आई थिंक. तो अभी आपने बोला कि आपकी जो बुक का सपना था वो बहुत पुराना था. तो आई एम अज्यूमिंग कि वो 1-2 साल पुराना था या बहुत पुराना था, लाइक बचपन का सपना काइंड ऑफ? इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. आई डो नॉट नो कितने लोग मेरी इस बात को विश्वास करेंगे या नहीं. ये सपना तब मतलब पैदा हुआ जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने बुक लिखनी है. आई हैड स्टार्टेड राइटिंग और तकरीबन मैं कॉलेज में थी शायद. कोई एक हमारे यहाँ रिश्तेदार आए जिन्होंने मेरी कलेक्शन देखी और उन्होंने खुद ही से ही आगे मुझे प्रपोज दिया कि मैं तुम्हारी बुक छपवा देता हूँ. मुझे उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि बुक छपती भी है. मतलब कोई एक्सपोजर नहीं था उस टाइप की नॉलेज का. तो मैंने अपना तुरंत उनको सारा पूरा किताबें अपनी पूरी पोएट्री लिख के कुछ दिनों में थमा दी कि वो शायद बुक बन जाएगी. लेकिन महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीने भी निकल गया और उसके बाद महीने निकलते ही चले गए. वो कभी बुक की शेप में कभी आया नहीं. और उसके बाद वो बात, मतलब वो बात कभी वापस मेरे जहन में भी नहीं आई, मेरे दिमाग में कभी दोबारा नहीं आई. कॉलेज खत्म हुआ, शादी हो गई और फिर जिंदगी पूरी दूसरी ही दिशा में चली गई. तो उस किताब का जो सपना उस टाइम पे एक किसी ने शुरू किया था, किसी ने मेरे दिमाग में डाला था, वो वहीं दब के रह गया. ये अभी बस कुछ साल पहले, ये जब से मैं स्कूल ज्वाइन किया या मैं टीचिंग में आई, मेरे बच्चे बड़े होने लगे, तब वापस से एक थॉट आने लगी कि हाँ, शायद इस चीज से मुझे खुशी मिलेगी, मुझे एक अपनी किताब लिखनी चाहिए, मैं लिख सकती हूँ. लेकिन हमेशा उस चीज को मैं नजरअंदाज करती रही. पता नहीं कैसे शुरू करूंगी, हाँ करूंगी अगले महीने से, ऐसे ही मैं करती रही. मतलब आप करना चाहते थे बट आप खुद से उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि प्रोक्रेस्टिनेट में करती रही. शायद पता नहीं सब या यूनिवर्स मुझे वो सिग्नल्स नहीं दे रहा था या वो एनर्जी उस टाइम नहीं आ रही थी. ऑल ऑफ अ सडन जो इस मतलब पिछले 3 महीने में एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि वो पूरा सीधा बस एक बुक मेरे सामने थी. तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ स्ट्रगल किया या कुछ, मतलब इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू? यस, इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक. एक्चुअली इट वाज अ पीस ऑफ केक क्योंकि हमारा स्कूल का एक एलुमनाइज का ग्रुप है.
So one of my school friends, she's an author, and she writes. She has published her 2 3 books, Okay. and she keeps writing the blogs. She keeps posting her reels on Instagram and etc. And one of my other friend also, he writes books for the, uh, I think for the business people, Okay. for the corporates. So they have been talking to me and they said that स्कूल से टाइम से ना मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी थी एज कंपेयर टू अदर्स. मेरा हिंदी के लिए एक विशेष प्यार भी था. वो मुझे पता था. मेरी हिंदी की जो टीचर थी वो भी हमेशा मुझे इस चीज के लिए प्रेज करती थी, बिकॉज कुछ अलग शब्द में लिखती थी. अब मेरा इंक्लिनेशन था एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, लेकिन कभी मैंने उतना लिखा नहीं, उसके बाद छोड़ दिया. तो वो दोनों पुश करते रहे मुझे कि तुम लिख सकती हो, रोज थोड़ा थोड़ा मैं लिखा करो कुछ भी टाइम निकाल के, बट वो कभी नहीं दिया. लेकिन अभी इस बार 31 दिसंबर को ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड प्राची, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ मैं, शी शेयर्ड अ लिंक ऑन आवर एलुमनाई ग्रुप. और उस लिंक में क्या था, शी हैड शेयर्ड हर जर्नी ऑफ हर ऑथर. So when I looked at that link and I saw that video, I could visualize that how happy she was. So मुझे एक अंदर से कुछ ऐसे लगा कि जैसे somebody is telling me that ये एक फीलिंग है जो मुझे भी चाहिए. And I think this is what is actually I want in my life. मतलब वहीं पे वो कुछ होता है ना, स्ट्राइक करता है, स्पार्क मिल गया आपको. स्पार्क मिल गया मुझे कि यस, ये वाली खुशी चाहिए मुझे. This is how I want to be, known to the world as a writer and as a Hindi writer. बस. सो उस रात में सो ही नहीं पाई, और नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं प्राची को कॉल करूंगी. आई कॉल्ड प्राची कि मुझे तुमसे मिलना है, कुछ काम है मुझे. शी सेड कि ठीक है, हम कल मिलते हैं, आज तो मैं बिजी हूँ थोड़ा, कल मिलते हैं. सो और हमारी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, विंटर वेकेशन. सो आई थिंक इट वाज ऑन 3rd of January आई मेट हर. हम लोग मिले एंड आई शोड. मैं अपनी डायरीज लेके गई, देख मैंने इतनी सारी लिखी हुई है, ये तो अभी पब्लिश हो जाएंगी. आई वाज सो हैप्पी. सो शी सेड कि ठीक है, आई विल हेल्प यू एट एवरी स्टेप, बिकॉज मैंने कहा यू नो एवरीथिंग, आई एम डू नॉट नो एनीथिंग इन दिस फील्ड. मैंने तो आज तक कभी कोई आर्टिकल भी अपना पब्लिश नहीं करवाया है. सो यू आर गोइंग टू हेल्प मी. एंड आई वॉज वेरी श्योर कि स्कूल की फ्रेंड है तो कोई मतलब शी इज गोइंग टू गाइड मी वेरी जेन्युइनली, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड. So she gave me the link that she told me कि हाँ मैं actually professionally ये सब करती हूँ. I mentor people for writing their books. So बस उसी रात से we started. She shared the link with me, and from the next day, I think 4th of January, she started meeting me every night at 9 o'clock. We fixed the time. हम Zoom meeting में मिलते थे. She started guiding me how to start with, and this is how the journey started. तो आपकी बुक किस बारे में? मेरी बुक, it is all about different emotions a human being can go through. For example, मेरी एक बुक है ममत्व की शक्ति, जिसमें I have expressed about the feelings of a mother, of a daughter, because I have 2 daughters. So what phase I was in, वो एक अच्छी सी जो फीलिंग आती है जब आप मदर बन जाते हो, जब your world is only around your children. So how you felt. Then one of my poems is about when a child enters your home, the entire environment, पूरा माहौल बदल जाता है घर का. सब लोग की वो केंद्र बन जाता है, सब लोग उसी के आसपास घूम रहे होते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं, अपना बचपन देख रहे होते हैं. देन एक कविता मैंने लिखी, आप सब पूरा देश जानता है आई थिंक उसके बारे में, निर्भया कांड हमारे देश में हुआ. आई थिंक सबने उसको झकझोर दिया था. इट वॉज अ वेरी हॉरिबल इवेंट, और उससे मुझे अंदर से बिल्कुल झकझोर दिया. एंड मेरा बेटा पैदा हुआ 12 दिसंबर को, और वो घटना थी 16 दिसंबर की, निर्भया कांड की जो थी, और 2012. और मैं कितने दिनों तक, जब उस न्यूज को मैंने सुना, उसका फॉलो अप लिया, मैं कितने दिनों तक सो ही नहीं पाई. जब भी मैं आंख बंद करती, वो उस न्यूज की जो फॉलो अप था मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता. फिर मैंने एक कविता लिखी उसको ही लेकर. ऐसे ही बहुत सारी पोएम्स हैं जो मेरे इमोशन से कनेक्टेड हैं. नथिंग कंक्रीट,
ऐसे ही एक दुकान पे, राशन की दुकान हमारे पड़ोस में है, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का, जो वहां पे काम करता था और वो पढ़ने भी जाता था। तो कहीं ना कहीं अंदर की जो, बिकॉज आई एम वेरी सेंटिमेंटल पर्सन, बहुत इमोशनल हूं मैं, तो मुझे लगता है किसी किसी दूसरे के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो भी मुझे अंदर से बहुत ही ना टच कर जाता है, और मतलब आई, इट गिव्स मी द थॉट टू राइट, सो इट इज मतलब ऑल, परेशान कर देता है आपको परेशान कर देता है। दूसरे की सो परेशानी। केवल मैं अपनी, लाइक आई एम नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, तो किसी दूसरे के साथ भी स्पेशली मेरा फोकस रहता है कि हाउ आवर सोसाइटी ट्रीट्स द वुमेन एंड द गर्ल्स, वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। कि लुकिंग एट द टाइम, कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब भी हमारी सोसाइटी मोर और लेस सेम थी, और आज भी कोई बहुत ज्यादा मैंने अपने समाज में बदलाव देखा नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी बदलाव मुझे समझ में आता है कि हुआ है, जो हम लोग सब कहते हैं कि समय बदल गया है, वो भी शायद इसीलिए है कि जो लड़कियां हैं वो पढ़ गई हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तो वो दबती नहीं है या वो एक्सप्लॉइट नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा सा वो चेंज है। अदरवाइज समाज के लोगों की सोच ज्यादा बदली नहीं है मुझे लगता है, और लड़कियों के लिए अभी भी उतना ही संघर्ष है जितना पहले था। जो स्ट्रगल की आप बात कर रहे हो कि जो गर्ल्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होने देती हैं, वो स्ट्रगल आप एज करियर की बात कर रहे हो या जैसे आफ्टर मैरिड या बिफोर मैरिज जो घर में नॉर्मली फीलिंग होती है? अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ प्रोफेशनली मुझे नहीं फील होता। इवन हमारे जो भारतीय समाज के, मतलब हर घर में, मुझे शायद अपने, मैं तो अपने ही घर से देख सकती हूँ कि जहाँ पे आज भी लड़के और लड़कियों को वो बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, जिसकी हम सब लोग बहुत ताल ठोक के बोलते हैं कि आज समय बदल गया है, हम दोनों को इक्वल राइट्स देते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं मुझे वो इनइक्वालिटी नजर बहुत अच्छे से नजर आती है, और आज भी मुझे लगता है लड़कियों के लिए ज्यादा संघर्ष है और वो ज्यादा मेहनत करती हैं। मुझे लगता है करती नहीं है, करना पड़ता है उनको, क्योंकि हाँ, उनको एक अपनी जगह बनानी है, मतलब क्योंकि ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है उनके पास कोई। मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट कम मिलता है और उनको अपने दम पे ज्यादा कुछ करना पड़ता है, तो शायद। शायद ये रीजन है। बट हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी या भेदभाव आज भी हमारे समाज में है। आपने इस पॉइंट पे भी कोई पोयम लिखी है? हाँ, मैंने इस पर भी एक लिखी है, सीता की परीक्षा निरंतर। आप पढ़ के सुना सकते हैं थोड़ी? पहले मैं अपने दर्शकों को, सबको अपनी किताब के बारे में बताना चाहूंगी, भाव मीमांसा। तो ये बुक है भाव मीमांसा बाय मीनाक्षी शर्मा, एंड ये बुक आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे, एंड सेकेंडली ये आपको अमेजोन किंडल पे भी अवेलेबल है जहाँ पे आप इसकी ई बुक रीड कर सकते हैं। सो मैम, आपने ये नाम जो लिखा है भाव मीमांसा, ये आपने क्या सोच के लिखा कि मैं अपनी बुक का नाम ये डिसाइड करती हूँ? एंड आप कह रहे थे कि आपने डेट डिसाइड करी थी कि मेरी बुक इस दिन लॉन्च हो जानी चाहिए या आपके हाथ में होनी चाहिए, जो आपके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, तो वो क्या था और क्या कैसे आपने वो डे सोचा? थोड़ा उस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जब किताब का नाम, इनिशियली पोएम्स लिखना शुरू किया, तो हम लोग नाम के बारे में सोच रहे थे। तो नाम सोचते सोचते जब मुझे लगा कि कुछ मीमांसा, मेरी छोटी बेटी का नाम मीमांसा है, ये नाम मुझे कहीं ना मुझे संस्कृत वर्ड्स बहुत इंप्रेस करते हैं। तो मुझे अपने बच्चों का नाम भी मैं कहीं ना कहीं संस्कृत वाले वर्ड, मेरी बेटी का नाम जैसे मैंने बताया, मेरे बेटे का नाम नक्षत्र है, बेटी का नाम तमन्ना, तो मुझे लगता है कि मीनिंगफुल नाम होने चाहिए और उसका हमारे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। राइट। तो जब किताब का नाम सोचने लगे तो आई वॉज थिंकिंग अराउंड की इमोशंस के अराउंड, फिर मीमांसा जहन में आया। जब मीमांसा आया तो मैंने वो शब्द को पकड़ लिया कि हाँ, कुछ भी मुझे इसके इर्द गिर्द ही बुनना है। तो हमने सर्च जब किया तो मीमांसा नाम से 2-3 किताबें थी, पर मुझे था कि मीमांसा तो मुझे रखना ही रखना है। तो क्योंकि ये मेरे इमोशंस के बारे में है, मेरी बड़ी बेटी का नाम तमन्ना है, तमन्ना मतलब हमारे अंदर के जो भाव है, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं, तो मुझे लगा कि तमन्ना मीमांसा अच्छा नहीं लगेगा,
तो मुझे अपनी बड़ी बेटी का नाम भी इसमें कहीं ना कहीं ज्वाइन करना था, क्योंकि जो मेरी बुक का जो सपना पूरा हुआ है उनमें मेरी इन दोनों बेटियों का बहुत ही बड़ा रोल है, कि वो कब से मुझे, कितने सालों से मुझे बार बार बोल रही हैं कि आप लिख सकते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आपको लिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक फोर्स फैक्टर है जिन्होंने मुझे आगे पुश किया, आगे बढ़ाया है। तो मुझे दोनों का नाम इसमें शामिल करना था। तो बड़ी बेटी का नाम तमन्ना के नाम से मैंने उसको भाव बना दिया, क्योंकि मेरे मन का भाव, और छोटी बेटी के नाम से मैंने उसको मीमांसा, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतन मनन, मीमांसा का अर्थ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चिंतन मनन, जो गहन चिंतन मनन हमारे मन का होता है उसको मीमांसा बोलते हैं। और मेरे जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरे डीप थिंकिंग ही है। तो इस तरह से करके ये किताब का नाम आया, भाव मीमांसा, और बस दिमाग में फिट बैठ गया कि हाँ यही नाम जच रहा है। बस उसी के साथ मैं आगे बढ़ती गई। जब भी मैं विजुलाइज करती तो भाव मीमांसा की बुक मेरे हाथ में होती थी। और जैसा आपने पूछा तारीख के बारे में, तो मेरी जब हम लिख रहे थे, जर्नी पूरी की तरफ बढ़ रही थी, तो मुझे एक डेट सोचनी थी कि मैं किस दिन अपनी इस बुक को लॉन्च करूंगी, या मेरे हाथ में वो मेरा सपना पूरा हो पाएगा। तो मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन आता है 23 मार्च को, वो सबसे नजदीक तारीख थी। अगर सितंबर के आसपास हो रहे होते तो मैं शायद मेरी बड़ी बेटी के जन्मदिन के आसपास उसको लॉन्च करने की सोचती। तो लेकिन वो डेट सबसे नजदीक थी, तो मैंने कहा ये बहुत ही परफेक्ट डेट है अपनी दोनों बेटियों को एक गिफ्ट देने की, जो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया या मेरा सपना जो पूरा किया, इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता कि मैं उस डेट पे अपनी बुक को लेकर आऊं। तो इस तरह से वो 23 मार्च की डेट मैंने अपने दिमाग में फिक्स कर ली, और शायद यूनिवर्स ने भी उस डेट को फिक्स कर लिया था। इसलिए 22 मार्च तक, जब मुझे शाम तक भी लग रहा था कि किताब हाथ में नहीं आएगी, लेकिन जब कॉल किया और पता लगा कि, और एग्जैक्टली 23 मार्च की शाम को 6 साढ़े 6 बजे वो किताब मेरे हाथ में थी। तो आई वॉज लाइक थिंकिंग, थैंकिंग गॉड कि मतलब जो कि ये सोचा था कैसे हो गया। कैसे हो गया। इट वॉज लाइक अ मैजिक, क्योंकि 2 दिन पहले तक कहीं दूर दूर तक मुझे किताब नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद छुट्टी थी, सैटरडे संडे आ गया था। तो पब्लिशर ने बोल दिया था कि पॉसिबल ही नहीं है, हमें कम से कम 5 वर्किंग डेज लगेंगे। सो आई थॉट कि नहीं हो पाएगा ये तो। बट आई डोंट नो फ्रॉम कहाँ से वो एकदम से थॉट आया कि हाँ बाहर से प्रिंट करा लेते हैं। बाहर बात की, उसने कहा हाँ मैं एक दिन में दे दूंगा। मतलब इट वॉज लाइक दैट यूनिवर्स वॉज all around working for getting my book into my hand on the same day which I had thought. मेरे माइंड में अभी दो क्वेश्चंस और हैं। जैसे आपने बोला कि एक सीता की शक्ति करके आपने पोएम सीता की परीक्षा निरंतर। परीक्षा, तो एक तो आप उस पोएम की, कविता की थोड़ी बहुत पंक्तियां हमें सुनाएं, उसका मतलब समझाएं। और दूसरा, आपने हर पोएम के बाद थोड़े से ना पेजेस छोड़े हुए हैं, जैसे मेरे भाव करके। तो आपका ये पेजेस छोड़ने का रीजन, मतलब हम अपने भाव लिखें या बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्या? क्वेश्चन, क्योंकि आप, ये मुझे लगता है किसी और किताब में आपने आज तक देखा नहीं हाँ, होगा। राइट। तो क्योंकि मुझे हिंदी पोइट्री पढ़ने का शौक है, हिंदी कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं, तो जब भी मैं कोई कविता पढ़ती हूँ या किसी का कोई भी रचना भी पढ़ती हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इमोशनल पर्सन होगा, वो उसके अपने भी थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप किस भाव से गुजर रहे होते। वहीं से मुझे एक थॉट आया कि जब मैं अपनी कविता लिख रही हूँ, कोई दूसरा मेरी कविता पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके भी जहन में कुछ ना कुछ, उसके भी दिमाग में या दिल में विचार उठेंगे। तो वो उसको कहाँ लिख सकता है, वो किस तरीके से अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। तो क्यों ना हम एक पेज छोड़ दें हर कविता के बाद, कि जिस टाइम वो कविता को पढ़ रहा है अपने भाव उसमें व्यक्त करे। तो वो मैंने जैसे अपनी मेंटोर प्राची से बात की, उसने कहा बहुत बढ़िया थॉट है, and we should go with this. It is going to create a different kind of impression for the readers. जनरली होता नहीं है। सो बस वो इस तरह से ये हाँ, विचार आ राइट। गया। जैसे हम लोग स्कूल में बुक पढ़ते थे, या स्कूल की जो बुक्स होती थी, तो हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मेरे को आदत दिलवाई है कि पेंसिल हाथ में रखो, तो वो अंडरलाइन करो, रीड करो, उसका मतलब समझो और लिखो। और कभी कभी मतलब जगह तो होती नहीं थी पेजेस जैसे आपने छोड़े हैं, तो कहीं पे टाइटल के ऊपर थोड़ा सा लिख दिया, साइड में थोड़ा सा कॉलम बना के वहां पे थोड़ा सा लिख दिया, या किसी का कुछ मतलब रिलेटेबल लिख दिया।
या कोई अपने आपको मन से शब्दार्थ ढूंढना, राइट। राइट, या अपने मन से कोई क्वेश्चन आया कि हाँ मैम ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है इसमें से, क्योंकि सारे क्वेश्चन बैक क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो वो बना के अपने आप लिख दिया, उसका भी आंसर लिख दिया, तो मतलब तब लगता था कि इतनी कम जगह मिलती है, हम कहाँ लिखे इसको। तो जब आप ये कविता पढ़ेंगी मेरी, तो आपको वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने आपको भाव लिखने के लिए पेजेस दिए हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने बोला कि एकदम से मैजिक हो गया, ठीक है, कि 22nd तक बुक थी नहीं, 23rd को यू हैड दैट बुक इन योर हैंड, तो यू बिलीव, आई थिंक यू बिलीव इन दैट सुप्रीम पावर, कि कुछ तो है यूनिवर्स में जो हमें सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल है। कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान है, विष्णु है, शिव जी हैं, तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई है, बट एक सुप्रीम पावर है। तो आपके क्या मतलब इन डेप्थ थॉट्स हैं इस बारे में? मैं, अगर पूजा पाठ के उससे अगर आप देखेंगे तो मुझे शायद नास्तिक बोलोगे, लेकिन मैं मतलब वो प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ में मैं विश्वास नहीं करती, या व्रत वगैरह मैं नहीं रख पाती, लेकिन मेरी आस्था उस सुप्रीम पावर में, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में एक शक्ति जो हम सबको चलाती है, उसमें मेरी बहुत बहुत गहराई से आस्था है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो हम सबको चलाता है। तो मैं बैठ के घंटियां बजाना या मंदिर में जाना, हाँ, मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ उस तरीके से। एक प्रॉपर तरीका का यही पूजा का तरीका है। मैं सोचती हूँ कि अगर आस्था है तो सब सब कुछ अंदर है। अगर आप अच्छे भाव से कुछ भी उस शक्ति को याद करते हो तो इट वर्क्स फॉर यू, वो आपके लिए जरूर काम करती है। और सबसे बड़ी पूजा मैं मानती हूँ कि आप किसी दूसरे का मन नहीं दुखाओ, कि सबकी भावना को आप प्रेम करो, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। आप घंटियां बजाते रहो मंदिर में, लेकिन आपके मन में अच्छे भाव नहीं है, अगर किसी के लिए आप दूसरे के लिए दुर्विचार रख रहे हो, ईर्ष्या रख रहे हो, द्वेष रख रहे हो, या दूसरे को गिराना चाहते हो, तो मुझे लगता है उस पूजा पाठ वो कहीं ना कहीं आपकी व्यर्थ हो जाती है। तो मेरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है अपना भगवान का, क्योंकि मैं उस केवल ईश्वर में विश्वास करती हूँ, तो आप शक्ति में। जैसे हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, मेडिटेशन, तो आप का आई बिलीव है इन सब चीजों में? मुझे जैसे अभी बहुत, आपने बताया कि आपने मैनिफेस्ट करी है बुक, तो उस बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन और मेडिटेशन में कितना बिलीव है? मेरी मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, बहुत ही थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, वो भी थैंक्स टू कोविड जब आया, तो मैं जुड़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने थोड़ा सा मुझे मेडिटेशन के या ध्यान के उस रास्ते पे चलाया। तो वहीं से बस वो जर्नी शुरू हुई कि थोड़ा रोज 5 मिनट बैठ के ओम चैंटिंग करनी है। सो बस वहीं से धीरे धीरे जब वो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आई, चाहे मेरे पास 5 मिनट होते हैं तो मैं 5 मिनट भी ओम चैंटिंग जरूर करती हूँ, 10 मिनट है 10 मिनट, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है रोज की, जिससे मुझे लगता है कि हम सबको पॉजिटिविटी मिलती है। और वो पॉजिटिविटी आपको बताती है कि अगर आप कुछ सच्चे भाव से, ट्रू इमोशंस के साथ यूनिवर्स को कुछ अपना इच्छा बताते हो और उसमें अपनी पूरी पॉजिटिविटी लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज मैनिफेस्ट होती जरूर है। लेकिन अच्छे भाव से, किसी क्या गलत करने के विचार से आप करोगे तो यूनिवर्स आपको कभी साथ नहीं देगा। लेकिन आप अच्छे भाव से किसी की मदद करने के लिए, या कुछ अच्छे भाव से अपने साफ मन से कुछ ईश्वर से मांगा, उस ब्रह्मांड से अगर मांगा, तो वो मैनिफेस्ट जरूर होता है, मैं ये मानती हूँ। एंड हाउ डू यू मेडिटेट? लाइक इट्स ऑफ द टॉपिक, बट अगर आप मेरे जैसे यूथ को एनकरेज कर सकते हो या उनको बता सकते हो कि हाउ दे शुड मेडिटेट या समथिंग रिलेटेड टू दैट। सी सबसे पहला बात तो जो एक चैलेंज सबके लिए आता है वो ये कि मेरे पास आधा घंटा होना ही चाहिए, मैं तभी मेडिटेशन शुरू करूंगा। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब तक हम उस रास्ते पे चलते नहीं तो वो आधा घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सबसे यही एक सलाह रहेगी कि आप आधा घंटा सोच के मत शुरू करो। आपके पास 10 मिनट है, आपको बस एक विचार के साथ शुरू करना है कि हाँ मुझे शुरू करना है, और रोज करना है। फिर वो टाइम चाहे 5 मिनट है आपके पास, चाहे 10 मिनट है,
वो फिर रेगुलरली जब वो आप उस चीज को, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको जब एनर्जी फील आप करोगे और आपको एक बहुत ही रिलैक्स और काम माइंड मिलेगा, तो वो कब 10 मिनट से आप 15 मिनट निकाल लोगे, कब 15 मिनट से वो 20 मिनट कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. So regularly doing and just starting it. Focus on your thoughts. Don't focus on your thoughts actually. Just focus on your breath. बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और ओम चैंटिंग से ही शुरू कर लो. एंड देन यू विल, वंस यू लव डूइंग समथिंग, फिर आप अपने आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, फिर कोई ना कोई आप गुरु भी ढूंढ लोगे. मेरा ये विश्वास है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप मेडिटेशन करते हो या डीप ब्रीदिंग करते हो, दैट क्लेंजेस योर नेगेटिव एनर्जी. फिर वो जो पॉजिटिविटी मिलती है, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकते किए बिना, वो आपको ऐसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. बस यही मेरा सबके लिए सलाह है कि सोचो नहीं कि इतना टाइम कब होगा, बस करना है, कल से करना है, जिस विचार के साथ शुरू हो जाओ. आपने जैसे इतनी सारी पोएम्स लिखी, इसमें से सबसे आपके दिल के करीब कौन सी पोएम है? वैसे तो हर एक जो कविता मैंने इसमें लिखी है बहुत ही दिल से निकल के आई है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस पे लिखी गई है वो. लेकिन एक कविता जो बहुत ही, जिसका लिखने का जो रीजन था बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि पता नहीं वो कैसे लिखी गई. मेरी खुद से शिकायत. अच्छा. क्योंकि जनरली मेरी एक हैबिट है या एक मेरा रूटीन ही बन गया है कि मैं रोज शाम को अपने साथ थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि मैं बिताना चाहती हूँ, और कॉन्टिन्यूसली अब वो ऐसा रूटीन में आ गया कि अगर मैं अपने साथ वो समय ना बिताऊं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है कि आज मैंने अपने आप से बात ही नहीं की. तो कुछ दिनों कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, तो कुछ इतना बिजी हो जाती हूँ कई बार कि कई दिनों तक एक बार मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाई, कि कभी कुछ, और वो शाम का जो टाइम था जो अपने साथ में बैठ के बातें करती हूँ वो मैं निकाल ही नहीं पाई. तो मुझे कुछ दिनों के बाद वो इतनी इरिटेशन होने लगी, तो बस उससे वो निकल के वो पोएम आ गई, मेरी खुद से शिकायत. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आप पढ़ेंगे तो. रिक्वेस्ट यू कि आप ही पढ़ के सुनाए हमें. मैं थोड़ी सी आपको लाइंस पढ़ के सुनाती हूँ, बस पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि काफी लंबी है, समय की अभी कमी है शायद. दिन भर की भागदौड़ के बाद वक्त को एक तरफ खूंटी पर टांग मैं खुद से मिलती थी, करने दिन भर की गुफ्तगू, उतारने दिल पर पड़ा दिन भर का कोई बोझ, या बस करने सारे दिन की बातों का बखान. करती थी फिर बातें ऐसे जैसे करती हूँ किसी अपने से, वह जो समझ पाता है मेरे खामोश शब्द भी, जो समझ जाता है बिन बोले मन की टीस भी. और फिर लौटती हूँ बस एक सुकून लेकर, हर दुविधा का हल व प्रत्येक अंतर्द्वंद का मर्म लेकर, चेहरे पर मीठी मुस्कान और हल्के मन की उड़ान लेकर. तो कुछ ऐसे कविता है, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ अपने आप से बात करके तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान होती है, क्योंकि मैं हल्का फील करती हूँ अपने आप से, सारी बातें बोल देती हूँ, सारे दिन की किसी की जो शिकायत होती है सब अपने मन को बोल देती हूँ. तो बस इस तरह से कविता बनती चली गई और बहुत ही सुंदर कविता बनी. ये एक्चुअली मेरे साथ भी है कि जब मैं गाड़ी से ऑफिस जाती हूँ तो वो वाला जो टाइम होता है जिसमें मैं ड्राइव करके जाती हूँ वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत टाइम होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं होती हूँ और या तो मैं अपना फोन स्पीकर पे डाल देती हूँ, रिकॉर्डर पे, और अपनी जितनी भी मेरे माइंड में चीजें चल रही होती हैं वो सब मैं उसमें बोल देती हूँ, और मैं विश करती हूँ कि ये टाइम थोड़ा स्लो निकले ताकि मैं अपने साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर. और वो मुझे लगता है कि मेरे को, मतलब मुझे ऐसा फील कराता है कि मुझे ये टाइम और चाहिए, मुझे रोज कार से ही जाना है बिकॉज आई वांट दैट टाइम. ये तो मेरे साथ भी सेम चीज है. तो तो मैं ये इस पोएम से बहुत रिलेट कर पा रही हूँ. तो मैं सबको यही कहूंगी कि हम सबको थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए. हम जब अपने आप से बातें करते हैं तो हमें अपनी कमियां भी नजर आती हैं, अपनी खूबी भी नजर आती है,
और मुझे लगता है कि बहुत सारी छोटी-छोटी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल भी हमें उस बातों में मिल जाते हैं। राइट, बिल्कुल। So in the end of our podcast, I thank to our viewers कि वो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे, आपको इंटरेस्टिंग लगी हमारी बातें, and I congratulate ma'am for your launching on publishing of your first book, and I really wish कि आप और भी बहुत सारी बुक्स लिखें और अपनी ऑथर की जर्नी में आप आगे ग्रो करें, and I very well thank you for coming here. Thank you. थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।